नमस्कार, सुप्रभात यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ये बैठक लेंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। बैठक में सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री और प्रभारियों को भी बुलाया गया है। उधर सीएम योगी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने के बाद आज कई विभागों की वो समीक्षा बैठक करेंगे। आज जिन विभागों की सीएम समीक्षा करेंगे उनमें चिकित्सा, सिंचाई और लोक निर्माण विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं। तो सीएम योगी की जो समीक्षा बैठक होने वाली है वो सुबह 11:30 बजे समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे सिंचाई एवं जल संसाधन विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। शाम 6 बजे लोक निर्माण विभाग की सीएम समीक्षा करेंगे। शाम 7:30 बजे औद्योगिक विकास, लघु उद्योग, श्रम विभाग की समीक्षा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोक भवन में ये समीक्षा बैठक होगी। तो सीएम योगी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सभी विभागों के साथ बैठकर अधिकारियों के पेच कसे जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। सीधे विभागों के पेंच कसे जा रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को बैठक की थी और सीधे निर्देश दिया था कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एक संवेदनशील प्रशासन, एक बहुत ही जवाबदेह वाला प्रशासन और एक बेसिक पुलिसिंग की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया और उस पर उन्होंने कई बिंदुओं पर चर्चा की। मंगलवार को सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई और नेताओं को भी सजग रहने के निर्देश दिए गए। वहीं बुधवार को एक बार फिर से जिले के सभी डीएम, एसएसपी और एसपी के साथ बैठक हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी हाल में क्राइम मंजूर नहीं है। सीएम का ध्यान सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं है, बल्कि बढ़ते पारा को देखते हुए ऊर्जा विभाग के साथ भी समीक्षा बैठक की ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। सीएम के एजेंडे में किसान भी हैं। अगर पीएम किसानों को सम्मान देने की बात करते हैं तो सीएम योगी पीएम के सपने को साकार करने की कोशिश में जुटे हैं। इस बैठक के बाद उद्यान और खाद्यान्न को लेकर भी सीएम ने बैठक की और निर्देश दिए कि इससे जुड़ी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वहीं अवैध शराब को लेकर सूबे में बवाल मचा तो सीएम योगी ने सीधे आबकारी मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की और कड़ा संदेश दिया कि शराब से लोगों की जान न जाए। सीएम योगी लोगों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हैं। इसको लेकर वे गुरुवार को बैठक करेंगे और स्वास्थ्य से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बढ़ते तापमान के बीच सीएम को पानी की भी चिंता है। यही कारण है कि सीएम सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ बैठक करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। विधायकों के साथ मुलाकात का भी प्लान है। माना जा रहा है कि सीएम योगी उन्हें सीधे अपने इलाकों में जाने का निर्देश देंगे, जिससे जमीनी हकीकत को आसानी से समझा जा सके। कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सड़कों का जाल होना जरूरी है। इसके लिए भी पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा होगी ताकि रफ्तार को हवा मिल सके। सड़कों पर रफ्तार के साथ औद्योगिक विकास को भी हवा देने के लिए समीक्षा बैठक होगी ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और उद्योग धंधे फल फूल सके। सीएम को सिर्फ अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है, बल्कि नौनिहालों की शिक्षा की भी चिंता है ताकि बच्चों के सपनों को भी पंख लग सके और देश का भविष्य बेहतर हो सके। सूबे की अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहे जाने वाले दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ भी बैठक होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि इन बैठकों के बाद सीएम योगी राहत की सांस लेने वाले हैं। अगले ही दिन दिल्ली में होने वाली पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे, जहां देश और प्रदेश की तरक्की के रोड मैप पर चर्चा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने अधिकारियों को दरअसल निर्देश क्या दिए हैं। तो आपको हम कुछ बड़ी बातें अब बताएंगे कि क्या क्या निर्देश यहां पर दिए हैं। सख्ती, निर्भीकता और निष्पक्षता, ये कुछ बड़ी बातें इसका कल समीक्षा बैठक में सामने आया। असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर, तेज और असरदार कार्रवाई, महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण, जघन्य अपराधों पर तत्काल गिरफ्तारी, जेलों का आकस्मिक निरीक्षण,
भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस, अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी नजर। तो ये कुछ अहम बातें जो पुलिस को फरमान दिया है कल कई घंटों के मैराथन बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को। बुधवार को रायबरेली में कांग्रेस के आभार सम्मेलन में पहुंची प्रियंका गांधी की नाराजगी साफ देखने को मिली। उन्होंने मंच से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन ये चुनाव हम जनता और सोनिया के चलते जीते हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने दिल से काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, जिसने दिल से काम नहीं किया है उसकी जानकारी मैं कर लूंगी। मैं आज यहाँ भाषण देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ आकर मैं समीक्षा करके आपको अपनी जो भावना है वो व्यक्त करूँ। लेकिन आपने यहाँ खड़ा कर दिया, सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चुनाव सोनिया गांधी ने और जनता ने जिताया है। सच्चाई ये है कि आप सब में से जिसने दिल से काम किया है उसकी जानकारी आपको है, और जिसने नहीं किया है उसकी जानकारी मैं करूंगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली के भुएमाऊ गेस्ट हाउस में यूपी के 40 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सूबे में कांग्रेस की करारी हार के कारणों पर मंथन किया गया, साथ ही मिशन 2022 के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक में बड़े नेताओं को पूर्वांचल की 6 विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि यूपी कांग्रेस के सभी जिला और शहर कमेटियां जल्द से जल्द भंग हो सकती हैं। लाइन ऑफ एक्शन तय होगा। 22 में कांग्रेस को सरकार बनानी है, इसी के बारे में कार्रवाई होगी। कोई गठबंधन किसी से नहीं होगा, सबकी राय यही थी। तो हम सबकी राय थी कि गठबंधन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसी लाइन पर उन्होंने सोचा और आगे लाइन ऑफ एक्शन तय होगा। प्रियंका जी जनरल सेक्रेटरी पूर्वांचल के ईस्ट यूपी की, उन्होंने अपने ईस्ट यूपी के सभी जो उनके कैंडिडेट्स थे उनसे मुलाकात की, और उसके साथ साथ जिला और शहर अध्यक्ष जो ईस्ट यूपी के हैं उनसे और कोऑर्डिनेटर से सबसे मुलाकात की, और समझा कि चुनाव में कहाँ क्या रहा, कैसे रहा, और आगे के लिए तैयारी करने के लिए सबसे कहा गया। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 3 तलाक बिल को कानूनी अमली जामा पहनाने के साथ ही कई अहम फैसले लिए गए। 17 जून से चलने वाले 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार पूरी तैयारी के साथ सदन में उतरना चाहती है। इसके लिए बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने वाले 3 तलाक बिल को कैबिनेट ने मंजूरी दी। विपक्षी दलों की आपत्तियों को संज्ञान में लेकर 3 तलाक बिल एक बार फिर संसद में पेश किया जाएगा। 3 तलाक विधेयक पहले सत्र में ही पेश किया जा सकता है। फिलहाल एक बार में 3 तलाक कहना गैर कानूनी रहेगा। 3 तलाक कहने वालों के खिलाफ 3 साल के कारावास का प्रावधान रहेगा। ट्रिपल तलाक बंदी का यानी तलाक की बिद्दत को पाबंदी लगाने का इस बार बिल लाया जाएगा। जो अध्यादेश पहले निकला है और उसमें जो भी विपक्षों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की थी, आपत्तियां व्यक्त की, उसका भी संज्ञान लिया। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले 435 गांवों के 3.5 लाख लोगों के लिए भी आरक्षण देने का अहम फैसला लिया है। यह आरक्षण केवल एलओसी पर रहने वाले लोगों को ही मिलता है। जम्मू जिला, सांबा जिला और कठुआ जिला, इन 3 जिलों में 435 गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, वहां ये फायदा मिलेगा जो अभी तक केवल एलओसी पर बसे गांवों को मिलता था।
इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 6 महीने और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालयों पर अहम फैसला लेते हुए कैबिनेट ने 200 पॉइंट रोस्टर जारी रखने का निर्णय किया है, जिसमें विश्वविद्यालय को आरक्षण लागू करने की इकाई माना जाएगा। साथ ही जनरल कोटे के लिए 50% के साथ 10% आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। इसके लिए बिल लाने की मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। है यूपी बार काउंसिल के महिला अध्यक्ष दरवेश यादव की साथी वकील द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद काउंसिल में भारी रोष है। वहीं दरवेश यादव के पार्थिव शरीर को देर रात्रि उनके एटा स्थित आवास शिवपुरी कॉलोनी में ले जाया गया, जहां आज सुबह 10:30 बजे उनके मलावन थाना क्षेत्र के प्रत्यय गांव चांदपुर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरवेश की हत्या के विरोध में जिले के सभी अधिवक्ताओं ने आज न्यायिक कार्य से विरत रहने की घोषणा के साथ ही घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की। बहुत दुख भरी घटना है और मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसी ये घटनाएं पुनरावृत्ति न हो। सीबीआई जांच के लिए मैं अपने अधिवक्ताओं की एटा के माध्यम से भी ये मांग रखूँगा कि सीबीआई मांग हो और इसमें अगर किसी और का हाथ है तो उसको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए, ये मेरी मांग है। सीएम ने आगरा बार काउंसिल के अध्यक्ष की हत्या पर शोक जताया है। उन्होंने संतप्त परिजन व बार काउंसिल के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बार एसोसिएशन और न्यायपालिका के साथ राज्य सरकार न्यायालय परिसर में समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस संबंध में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के सभी मानकों को अपनाते हुए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, इसी मसले से जुड़ी हुई दरवेश यादव के घर आज अखिलेश यादव भी जा सकते हैं। दरवेश के परिजनों से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। कल आगरा में आपको बता दें कि दरवेश की हत्या हुई थी। यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश एटा में ही दरवेश का पैतृक घर है, जहां आज अखिलेश यादव जाएंगे। दरवेश की हत्या के ठीक पहले का एक वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। ये वीडियो उस कार्यक्रम का है जिसके बाद दरवेश को गोली मारी गई थी। तस्वीरों में देखिए, दरवेश को सम्मानित किया जा रहा है और इस सम्मान समारोह के ठीक बाद जब वो अपने चैम्बर में गई तो उसी वक्त उनके ही साथी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मौत से ठीक पहले का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर दरवेश यादव। तो आगरा में यूपी बार काउंसिल की अध्यक्ष दरवेश यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले ही वो बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। दरवेश को उनके ही एक साथी वकील मनीष शर्मा ने गोली मारी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसके बाद मनीष ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। आगरा में यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष दरवेश यादव की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। 2 दिन पहले ही वो बार काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। दरवेश को उनके ही एक साथी वकील मनीष शर्मा ने गोली मारी और उसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर में दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो गई थी, जिसके बाद मनीष ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी। बार काउंसिल ऑफ यूपी की चेयरपर्सन दरवेश यादव को गोली मारी गई है और इसी चैम्बर में ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यही वो चैम्बर है जहां पर गोली मारी गई है। दरवेश को गोली किसी और बाहरी व्यक्ति ने नहीं मारी है, बल्कि उनके साथ रहने वाले मनीष शर्मा ने गोली मारी है। गोली मारने के बाद मनीष शर्मा ने खुद को गोली मार ली।
दरवेश यादव उस वक्त आगरा कोर्ट में एक सम्मान समारोह में हिस्सा ले रही थी। जिस चेंबर में हत्या की गई उसे पुलिस ने सील कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे समय से ये दोनों लोग साथ थे और चुनाव में भी दोनों ने मनीष शर्मा काफ़ी इनके साथ रहा है। तो अभी स्थिति कोई स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिरकार क्या कारण है। आज हत्याकांड के विरोध में पूरे सूबे के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को अधिवक्ता संघ शोक दिवस मनाएगा। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु त्रिपाठी के साथ आरिफ खान की रिपोर्ट। तक दी तो घोटालेबाजों से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। दिल्ली समेत यूपी की 22 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई ने ताबड़तोड़ छापे मारे और खनन से जुड़े दस्तावेजों की जब्त किए। सरकार और सिस्टम की मिलीभगत से हुई इस करोड़ों की लूट के मामले में अब सीबीआई का मकसद है दस्तावेजों और गवाहों को मजबूती से कोर्ट में रखा जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया और सीबीआई ने शिकंजा कस दिया। हर दरो दीवार पर सीबीआई ने छापा मारा। ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा जहां सीबीआई ने अपना जाल न बिछाया हो। हर वो सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है ताकि घोटाले के तारों की कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा सके। साबित किया जा सके कि अखिलेश सरकार में खनन घोटाला हुआ था, जिसकी मलाई गायत्री प्रजापति समेत कई घोटालेबाजों ने खाई। सीबीआई ने दिल्ली समेत यूपी के 22 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली। आज पहली बार तत्कालीन खनिज मंत्री गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। क्या माना जाए, खनन घोटाले की जांच अब पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की ओर जा रही है। वैसे मामला क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की कहानी को सिलसिलेवार बताएंगे। दरअसल जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार चल रही थी, तब खनन मंत्रालय गायत्री प्रजापति के हाथों में था। आरोप है कि खनन में बेहिसाब लूट खसोट की गई, 900 करोड़ का घोटाला किया गया और जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा समेत 22 ठिकानों पर छापा मारा। सीबीआई के निशाने पर नेता और ठेकेदारों के ठिकाने रहे। गायत्री प्रजापति और रमेश चंद्र मिश्रा के घर पर छापा मारा गया। अखिलेश सरकार में गायत्री प्रजापति खनन मंत्री थे। रमेश चंद्र मिश्रा को हमीरपुर में 62 खनन पट्टे दे दिए गए थे। दोनों पर खनन से काली कमाई का आरोप है। वैसे गायत्री प्रजापति रेप केस में 2 साल से सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहे हैं और उनकी गैर मौजूदगी में पहली बार सीबीआई ने प्रजापति के गिरेबान पर हाथ डाला है। जनवरी में खनन घोटाले की सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। हमीरपुर में डीएम रहते हुए बी चंद्रकला पर फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2016 में यूपी में अवैध खनन मामले में जांच के आदेश दिए थे। फतेहपुर, देवरिया, शामली, कौशाम्बी, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में अवैध खनन का मामला सामने आया था। जब यूपी में अखिलेश सरकार थी तब 31 मई 2012 को एक ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि जो भी माइनिंग होगी वो ई टेंडर से होगी, लेकिन नियमों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से अवैध खनन से जुड़े लोगों की मुसीबत बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चांद को समझने और उसके रहस्यों पर से पर्दा उठाने के लिए एक बार फिर भारत ने तैयारी कर ली है। भारत 15 जुलाई को चांद पर चंद्रयान 2 भेजने वाला है। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी कर लेगा। दिस मिशन इज मोस्टली दैट आवर इंडिजिनियस एफर्ट, this particular mission, that I would say, and that foreign efforts are there in terms of utilizing that the navigation and the tracking purpose we are using. Otherwise, it's the 100% indigenous effort. This is the lunar craft, the spacecraft that will actually go around the moon for 15 Earth days. That's just one moon day actually. And behind that, where you're seeing scientists working on another conical shaped craft or mission, is the lander. आइए अब इसरो के चंद्रयान 2 और इस मिशन के बारे में जान लीजिए। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर से मिलकर बना है। इनमें ऑर्बिटर और लैंडर GSLV रॉकेट से जुड़े रहेंगे, जबकि रोवर को लैंडर के भीतर ही फिट किया गया है। इसरो के इसे चंद्रयान 2 के GSLV मार्क 3 रॉकेट से पृथ्वी की कक्षा के बाहर छोड़ा जाएगा, जो करीब 55 दिन बाद चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा, जिसके बाद ऑर्बिटर से अलग होकर
लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव में निर्धारित स्थान पर उतरेगा। इसके बाद लैंडर में से रोवर निकलकर चांद की सतह पर जाकर नमूने एकत्र करेगा और चांद के नमूने का विश्लेषण कर आंकड़े इसरो को भेजेगा। चंद्रयान अभियान में कई चुनौतियां भी हैं, जिससे पार पाने के लिए इसरो तैयार है और इसरो को भरोसा है कि उसका ये अभियान पूरी तरह से सफल होगा। मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ही अपने यानों को चांद की सतह पर भेजने में सफल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुप्रभात यूपी में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।